स्वागत है साथियों, सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राही मेहता आपके लिए एचसीएस एग्जाम के रिगार्डिंग एक और इम्पोर्टेंट लेकर सामने आया हूं। यह वीडियो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज की वीडियो की ही कंटिन्यूशन रहेगी। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो मगध एम्पायर था उसके बारे में बात करी थी कि मगध इतना शक्तिशाली आखिरकार कैसे बना, मगध के अंदर कितने वंश मौजूद थे, किस किस राजा ने क्या क्या कार्य किए। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा मौर्यन एम्पायर। तो यह वीडियो मौर्यन एम्पायर की जो रहेगी यह आपके लिए काफी एचसीएस एंशिएंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आशा करता हूं कि आप अंत तक मेरा इस वीडियो तक साथ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हमारे मौर्यन एम्पायर के साथ। मौर्यन एम्पायर जो था वह एंशिएंट इंडिया का सबसे शक्तिशाली सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली एम्पायर था। इस एम्पायर ने लगभग लगभग पूरे भारत के ऊपर रूल किया। दक्षिण के अगर हम कुछ एरिया को छोड़ दें, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के कुछ एक हिस्सों को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी लगभग पूरे भारतवर्ष के ऊपर मौर्यन साम्राज्य ने अपना राज स्थापित किया। यह भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया। सबसे शक्तिशाली अपने कार्यकाल का, सबसे महत्वपूर्ण अपने कार्यकाल का यह एम्पायर था। और इसके साथ साथ यह मौर्यन अंपायर ने भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंदर अपना एक बहुत अहम योगदान दिया। उन सब चीजों को भी हम समझेंगे। हम मौर्यन एम्पायर से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट राजा जो थे उनके बारे में जानेंगे। जितने भी लिटरेरी सोर्सेज जिनसे हम मौर्यन एम्पायर के बारे में जान पाते हैं उन लिटरेरी सोर्सेज को हम जानेंगे। एवं इनका समाज कैसा था, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एवं कैसे मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ। ये सारा कवर करते हुए आज का टॉपिक हम विराम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मौर्यन एम्पायर का जो कार्यकाल रहेगा वह 382 से लेकर 185 बीसी तक रहेगा। 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ भारत के अंदर जिसके चलते मौर्यन एम्पायर जो था वो स्थापित हुआ। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मगध के काल में जो नंद अंपायर था, नंद अंपायर के आखिरी जो राजा धनानंद थे, धनानंद के कार्यकाल के दौरान भारत पर अलेक्जेंडर द ग्रेट का अटैक हुआ था। अलेक्जेंडर भारत की सीमाओं के पास आए थे। भारत के अंदर वो एंटर नहीं किए थे, परंतु भारत की सीमाओं के पास आकर उन्होंने कई छुटपुट राज्यों को डिफीट करके वहां पर अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया था। एवं वहां से अलेक्जेंडर जो थे वो वापिस चले गए थे और वहां पर अपना एक एम्बेसडर सिलिकस निकेटर के नाम का जो एम्बेसडर था उसको अलेक्जेंडर जो थे वो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो था भारत का वहां पर अपने राज्य का गवर्नर बनाकर चले गए थे। अलेक्जेंडर ने कुल 22 गवर्नर अलग अलग इलाकों के अंदर अपॉइंट किए थे, जिनमें से एक गवर्नर सिलिकस निकेटर जो था वह भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर अपॉइंट किया गया था। तो उत्तर पश्चिम का जो इलाका था भारत का, वहां पर अलेक्जेंडर के अटैक के चलते एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट हो गया था। छोटे मोटे राज्य जो थे वो खत्म हो गए थे, उन सबको यूनाइट कर दिया गया था। उसी वैक्यूम का फायदा उठाते हुए, अलेक्जेंडर की डिस्ट्रक्शन के कारण क्रिएट हुए वैक्यूम का फायदा उठाते हुए, जितनी भी ट्राइबल रिपब्लिक थी पंजाब और उसके आसपास के इलाके में, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए दोस्तों नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले उत्तर पश्चिमी इलाके के ऊपर अटैक किया। इस इलाके को उसने जीता। इसको जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कई सारी वॉर्स रेज करते हैं मगध के खिलाफ कौटिल्य की सहायता से। और धीरे धीरे एक बार एक जंग लड़ते लड़ते पूरे मौर्य मगध साम्राज्य को डिफीट करते हुए पाटलिपुत्र में ही, मगध के एरिया के अंदर ही वह अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। वहां पर उसकी नींव रख दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इनकी सहायता करने के लिए मौजूद थे कौटिल्य। कौटिल्य इनके थिंकर थे, इनके सहयोगी थे, इनके मिनिस्टर थे। कौटिल्य के द्वारा ही इनको सारी शिक्षा प्रदान की गई थी। कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर की इन्वेजन के बाद नॉर्थ वेस्टर्न इलाके के अंदर क्रिएट हुए वैक्यूम को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें डिफीट करते हैं, अपना राज वहां से स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 मगध के साथ कई सारी जंग लड़ते हुए मगध को डिफीट करके मौर्यन वंश की नींव वह रख देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ने के लिए हमको कहां कहां से कितने कितने सोर्सेज अवेलेबल हैं, किन सोर्सेज को पढ़कर हम मौर्यन एम्पायर के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट सबसे है मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका नामक एक किताब। मेगस्थनीक ग्रीक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में थे, जिन्हें सिलिकस निकेटर ने अपॉइंट किया था। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्टडी किया, यहाँ पर वो कई समय तक रहते हैं और अपनी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था इंडिका, जिसके अंदर वह मौर्यन साम्राज्य के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए छोड़ कर गए हैं।
ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र दूसरी सबसे महत्वपूर्ण किताब है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र। इसमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हर चीज के बारे में काफी डिटेल के अंदर लिखा गया है। इसके अलावा विशक दत्ता के द्वारा लिखी गई मुद्रा रक्षा नामक किताब, यह भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ धर्मशास्त्र, पुराण, इनके अंदर भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और मौर्यन राज्य के बारे में लिखा गया है। इसके साथ साथ बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, जो बुद्ध धर्म के द्वारा लिखी गई लिटरेचर है, जैसे कि जातक कहानियां, दीपा वंसा, महावंसा, दिव्यदान, इन सभी किताबों के अंदर भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए लिखी गई है। अब ये सभी किताबें कौन थी, क्या थी, इनके अंदर क्या क्या लिखा गया था, ये आने वाली वीडियोस के अंदर इन किताबों के ऊपर भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर कैसे थी, या बुद्धिज्म धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके अंदर कितने 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 फॉर्मेट्स थे, उसके कितने पार्टिसिपेशन थे, कैसे बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई गई, किस प्रकार से बुद्ध धर्म देश भर के अंदर, देश भर के बाहर वह फैला। इसके साथ ही जैनी धर्म, यह भी हम आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, और बुद्धिस्ट लिटरेचर को हम काफी डिटेल के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी कुछ हैं जो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इशू किए गए पंच मार्क्ड कॉइन्स या सिक्के, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इशू किए गए, यह भी मौर्यन कलाकृतियों के बारे में हमको ज्ञान देते हैं। इसके अलावा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो पोटरी का इस्तेमाल किया जाता था, जिन मृद भांडों का इस्तेमाल किया जाता था, उन्हें नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना जाता है। जिस जिस इलाके के अंदर नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर नामक पोटरी जो थी वो हमको मिलती है, इसका मतलब कि उस इलाके तक मौर्यन साम्राज्य की सीमाएं जो थी वो फैली हुई थी, तो ये भी हमें इनके बारे में बताती हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया एक लकड़ी का महल, वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो पाटलिपुत्र के अंदर बनाया गया था, वैसे तो ये आज की डेट में काफी खस्ता हालत के अंदर है, काफी जर्जर हालत के अंदर है, इसके बहुत कम अवशेष ही मौजूद है, परंतु उन अवशेषों को भी अध्ययन अगर हम करते हैं तो हमको यह मालूम होता है कि अपने काल में जब यह बनाया गया होगा तो यह कितना ज्यादा विशाल महल रहा होगा। इसके अलावा अशोका के द्वारा इशू की गई इंस्क्रिप्शंस या फिर पिलर एडिक्ट्स, अशोका ने जो शिलालेख लगवाए, जो पत्थरों के ऊपर उन्होंने शिलालेख लिखे, या स्पेशल पिलर लगवाकर उन्होंने शिलालेख देश भर के अंदर लगवाए, वह भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमको इंपॉर्टेंट जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम मौर्यन एम्पायर के बारे में स्टडी करते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशक दत्ता की मुद्रा रक्षा किताब, धर्मशास्त्र, पुराण, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि जातक स्टोरी, दीपावमसा, महावमसा, दिव्यदाना, इसके साथ साथ पंचमार्क्ड कॉइन्स, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली पोटरी, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोटरी, वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोकन इंस्क्रिप्शंस, ये सबसे महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं मौर्यन एम्पायर का अध्ययन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजा, या एंशिएंट इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण राजा, फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया, सबसे पहले महाराज जो थे वो भारतवर्ष के, वह चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। इनका कार्यकाल जो था वो 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक लिटरेचर के अंदर सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त को ग्रीक लिटरेचर के अंदर सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है, और इसी ग्रीक लिटरेचर के अंदर यह लिखा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के खिलाफ, नंद अंपायर के आखिरी राजा धनानंद के खिलाफ काफी सारी जंग लड़ी, और देखते ही देखते उन्होंने पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को धनानंद के रूल से लिबरेट कर दिया, धनानंद के रूल से उनको आजादी दिलवा दी, और उसकी जगह उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन 322 बीसी, चाणक्य या फिर कौटिल्य की सहायता से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले इन्होंने ब्यास एवं बे ऑफ बंगाल, ब्यास एवं बंगाल की खाड़ी के बीच में, ब्यास नदी पंजाब के अंदर फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी जो है वो भारत के पूर्वी हिस्से के अंदर मौजूद है। तो भारत के नॉर्थ इंडिया के पश्चिमी से लेकर पूर्वी हिस्से तक सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना रूल एस्टेब्लिश किया, और उसके बाद उन्होंने पूरे देश के अंदर अपने एक्सपीडिशंस को लॉन्च किया, अलग अलग इलाकों के अंदर उन्होंने अटैक करना शुरू किया। उन्होंने महाराष्ट्र के इलाके को जीता, उन्होंने गुजरात के इलाके को जीता, उन्होंने मध्य भारत के इलाके को जीता, और मौर्य वंश की सीमाओं को वह बढ़ाते ही बढ़ाते चले गए। यह पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने
पूरे नॉर्थ इंडिया को एक सूत्र में बांधा था, पूरे नॉर्थ इंडिया को इन्होंने ही यूनिफाई किया था। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में 305 बीसी में इन्होंने सिलिकस निकेटर को भी डिफीट कर दिया, जो कि ग्रीक रूलर थे, जो कि अलेक्जेंडर के द्वारा भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर स्थापित किए गए रूलर थे। उनको भी इन्होंने डिफीट कर दिया। एवं इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सिलिकस निकेटर के द्वारा एक एम्बेसडर को भेजा गया, अपने एक दूत को भेजा सिलिकस निकेटर ने डिफीट होने के बाद, जिनका नाम था मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक किताब लिखी। अभी पिछली स्लाइड में हमने इनके बारे में पढ़ा। तो मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर, एक ग्रीक दूत थे, जो सिलिकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के अंदर भेजे गए थे, जो कई समय तक चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते हैं। पूरा मौर्यन साम्राज्य की कई सारी जगहों पर जाकर वो घूमते हैं, वहां पर वह देखते हैं कि समाज कैसा है, अर्थशास्त्र कैसा है, और उसके बारे में अपनी किताब के अंदर वो काफी डिटेल इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करते हैं। हालांकि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मेल नहीं खाती है, परंतु हमको इस डिबेट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम जैनी धर्म के अंदर लिखे गए जो सोर्सेज हैं, जैनी लिटरेचर के अंदर लिखे गए वो जो सोर्सेज हैं, वो हमको यह बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिनों में, अपनी जिंदगी के आखिरी काल के अंदर, उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। जैन धर्म को अपनाने के बाद वह भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु कौन थे? जैन मुनि थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट जैन मुनि थे। भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के आखिरी काल के अंदर साउथ इंडिया में चले जाते हैं, कर्नाटका में चले जाते हैं। कर्नाटका में श्रवण बेलागोला नाम के स्थान के ऊपर वह चले जाते हैं। अपना राज जो है वो अपने पुत्र को सौंप देते हैं, अपना खुद रिटायरमेंट ले लेते हैं, और भद्रबाहु के साथ एवं अन्य बहुत सारे जैनी मुनियों के साथ वह साउथ इंडिया की यात्रा पर निकलते हैं। एवं कर्नाटका में स्थित श्रवण बेलागोला नाम के स्थान के ऊपर वह स्लो स्टारवेशन के द्वारा मर जाते हैं। स्लो स्टारवेशन जो है वह जैनी धर्म के अंदर जो कह लीजिए कैवल्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला एक कार्य है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, बुद्ध धर्म के अंदर निर्वाण की प्राप्ति की बात की गई है, जैन धर्म के अंदर कैवल्य की प्राप्ति की बात की गई है। तीनों का नाम अक्षर अलग अलग है, परंतु जो तीनों बातें हैं वो सेम ही है। तीनों का ही अर्थ निकलता है, तो हम उसको हिंदी में मोक्ष ही बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से जाना जाता है, परंतु कंसेप्ट सेम ही है, बट अलग अलग तरीके से उसको अचीव किए जाने की प्रथा है हर धर्म के अंदर। जैन धर्म के अंदर जो प्रथा है वो है कि अपनी बॉडी को धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर स्लो स्टारवेशन के द्वारा अपनी जान दे दोगे, तब आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसका मतलब आपने हर प्रकार के मोह माया काम सबको त्याग दिया है, आप अब भोजन भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो धीरे 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 आपका शरीर जो है वो विलुप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो जैन सोर्स के अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने श्रवण बेलागोला में जाकर स्लो स्टारवेशन, जिसे सले खान बोला जाता है, उसके द्वारा अपनी जान उन्होंने दे दी, और वो कैवल्य की प्राप्ति करके इस दुनिया को छोड़कर आगे चले गए। श्रवण बेलागोला जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण जैनी तीर्थ स्थान है, क्योंकि यहाँ पर गोमतेश्वर गोमतेश्वर की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। गोमतेश्वर कौन थे? वह जैनी मुनि, जैनी तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र थे, जिनके लिए गोमतेश्वर जिनका नाम गोमतेश्वर था, जिनकी श्रवण बेलागोला के अंदर एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है, जहां पर जैनी धर्म के लोग जो है वो तीर्थ करने के लिए जाते हैं। वहीं पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सले खान के द्वारा अपनी जान दे दी, एवं अपने पुत्र को उससे पहले ही वह गद्दी के ऊपर बिठाकर आ गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मौर्यन एम्पायर के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रूलर पर चलते हैं मौर्यन एम्पायर के, जिनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार दूसरे रूलर थे मौर्यन एम्पायर के। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने बेटे को गद्दी के ऊपर बिठाया था। बिंदुसार को ग्रीक लिटरेचर के अंदर एमित्रोकेट्स के नाम से जाना जाता है, एवं संस्कृत लिटरेचर के अंदर इन्हें अमृत घाट के नाम से जाना जाता है। अमृत घाट का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोएज, यानी कि दुश्मनों का सर्वनाशक। अमृत घाट के नाम से इनको जाना जाता है संस्कृत लिटरेचर में, एंड एमित्रोकेट्स के नाम से इनको जाना जाता है ग्रीक लिटरेचर के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ मद्रासर एवं
सिम्हासेना, मद्रासर एवं सिम्हासेना, इनके दो अन्य नाम और भी हैं। बिंदुसार ने भी जो इससे पहले मगध के राजाओं के द्वारा चलाई जा रही पॉलिसी थी, जो फेटेलिटिक थी, जो कि कंक्वेस्ट एंड ब्लड की जो पॉलिसी थी, उसी पॉलिसी को ही उन्होंने जारी रखा, यानी कि एक उग्र प्रकार की पॉलिसी को इन्होंने फॉलो किया। इस उग्र प्रकार की पॉलिसी को फॉलो करते हुए इन्होंने अपने आसपास के कई सारे राज्यों को डिफीट करके अपने अधीन किया एवं मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को और ज्यादा प्रगाढ़ किया। इसके साथ साथ मौर्य साम्राज्य की सीमाओं के अंदर जितने भी विरोध, उन रिवोल्ट को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्रश भी कर दिया। इसके साथ साथ हमने जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य जैनी धर्म को मानते थे, परंतु बिंदुसार जो थे वह आजीवक सेक्ट को मानते थे। यह आजीवक सेक्ट जो था, यह मखाली गोसाला के द्वारा चलाया गया था, यानी कि पिता जैनी थे, पुत्र जो थे वह आजीवक थे। इनके बाद जब अशोका आएंगे, अशोका बुद्ध होंगे, यानी कि एक ही परिवार के अंदर दादा का अलग धर्म, पिता का अलग धर्म एवं पुत्र का अलग धर्म हो सकता था। यह ही हमारे एंशिएंट इंडिया की बहुत खास बात थी, बहुत महान बात थी, कि हम धार्मिक कट्टरपंथा के अंदर विश्वास नहीं रखते थे। अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार आप अपना धर्म बदल सकते थे, जबकि आज के भारत के अंदर, या कह लीजिए आज की पूरी दुनिया के अंदर, ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आपको बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है अगर आप अपना धर्म परिवर्तन करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, जो खुद कौन थे, आजीवक थे, और आजीवक सेक्ट की स्थापना जो थी वो मखाली गोसाला ने की थी। इसके साथ साथ जो बिंदुसार थे, इन्होंने जो एक सीरियन किंग थे, सीरिया के एक किंग थे, उनके एम्पायर का नाम था सेलुसिड एम्पायर। जैसे इनके एम्पायर का नाम है मौर्यन एम्पायर, वैसे ही सीरिया के एक राजा थे जिनके एम्पायर का नाम था सेलुसिड एम्पायर, एवं राजा का नाम था एंटियोकस वन। तो एंटियोकस वन जो सेलुसिड एम्पायर के थे, जो सीरिया के राजा थे, उनके साथ बिंदुसार के जो संबंध थे वह बहुत ही घनिष्ठ थे। इसके साथ साथ एंटियोकस वन के द्वारा बिंदुसार के एम्बेसडर के रूप में, या बिंदुसार के कोर्ट में एम्बेसडर के रूप में अपने एक सहयोगी को भेजा गया था, जिसका नाम था डिमाकस। चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के अंदर जो कोर्ट के अंदर जो एम्बेसडर थे वो ग्रीक थे, जिनका नाम मेगास्थनीज था, परंतु उनके पुत्र बिंदुसार के कोर्ट के अंदर जो एम्बेसडर भेजे गए थे वो सीरिया से थे, जिनका नाम था डिमाकस। बिंदुसार ने सीरियन किंग एंटियोकस को यह रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें अपने राज्य के अंदर मिलने वाली स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स और उसके साथ साथ फिलोसोफर को भी भेज दिया जाए। तो दो इच्छाएं तो एंटियोकस वन ने बिंदुसार की पूरी कर दी थी, उनके लिए स्वीट वाइन एवं ड्राइड फिक्स तो भेज दिए थे, परंतु फिलोसोफर भेजने से एंटियोकस वन ने मना कर दिया था, यह कहते हुए कि हमारे फिलोसफर्स जो है वो बिकाऊ नहीं है, भले ही आप हमारे कितने ही अच्छे मित्र हैं, परंतु हम आपको फिलोसफर्स नहीं बेचेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ जो तिब्बतन बुद्धिस्ट मोंक तारानाथ, तिब्बत के एक बुद्धिस्ट मोंक तारानाथ का कहना है कि बिंदुसार जो थे वो कॉन्क्वरर ऑफ, ही वॉज कॉन्क्वरर ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज। यानी कि तारानाथ एक बुद्धिस्ट मोंक यह लिख कर गए अपनी किताब के अंदर कि बिंदुसार ने पूरे के पूरे पेनिनसुलर इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया था, एक्सेप्ट दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़कर। बाकी सारा का सारा पेनिनसुलर इंडिया जो था, प्रायद्वीपीय भारत जो था, वो उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके साथ साथ जो बुद्धिस्ट बायोग्राफी है दिव्य दाना, यह भी बिंदुसार के बारे में लिखती है, और यह ये भी मेंशन करती है कि दिव्य दाना के अंदर ही मेंशन किया गया है कि बिंदुसार के रूल के दौरान तक्षशिला नामक एक स्थान के अंदर मौर्यन एम्पायर के खिलाफ एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है, जिस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए बिंदुसार के द्वारा अपने पुत्र अशोका को भेजा जाता है, और अशोका तक्षशिला के उस रिवोल्ट को क्रश करने में कामयाब रहते हैं। उस वक्त अशोका, जब उनको इस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए भेजा गया था, तब अशोका जो थे वह कुमार थे, यानी कि वाइसरॉय थे, वह प्रिंस थे, उज्जैन के वह प्रिंस थे उस वक्त। उज्जैन के प्रिंस अशोका, बिंदुसार के पुत्र अशोका ने ही तक्षशिला के रिवोल्ट जो मौर्यन वंश के खिलाफ हुआ था उसका सर्वनाश किया था। क्या दोस्तों, तो ये थे दूसरे रूलर मौर्यन एम्पायर के, बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं थर्ड रूलर मौर्यन एम्पायर के, सबसे महत्वपूर्ण रूलर्स में से एक, जिनका नाम है अशोका। अशोका को 269 बीसी के अंदर राजगद्दी पर बिठाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि अशोका ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद अशोका को राजगद्दी हासिल हुई थी, और वह
269 बीसी के अंदर ही इस गद्दी पर बैठने में कामयाब हो पाए थे। और इसके 8 सालों के बाद, अपनी राजपोशी के 8 सालों के बाद, अशोका ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था कलिंग वॉर। 261 बीसी के अंदर अशोका लड़ते हैं उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, आखिरी युद्ध, जिसका नाम था कलिंग का युद्ध, कलिंग वॉर। कलिंग कहां पर स्थित था? कलिंग आज के ओडिशा के इलाके के अंदर स्थित एक राज्य था, जहां पर अशोका अपना युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। इस युद्ध को लड़कर अशोका इतने परेशान हो जाते हैं, वहां पर लोगों की हालात को देखकर वह इतने परेशान हो जाते हैं कि इसके बाद कभी भी युद्ध ना लड़ने का वह फैसला लेते हैं। अशोका अपनी पॉलिसी को चेंज कर लेते हैं, पूरे मगध की, पूरे मौर्यन वंश की पॉलिसी को वो चेंज कर लेते हैं, जिस पॉलिसी को पहले भेरी घोष कहा जाता था। भेरी घोष यानी कि ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर आप जंग लड़कर, आप वॉर्स के द्वारा अपने आसपास के राज्यों को डिफीट करके उनकी सीमाओं को अपनी सीमाओं के अंदर विलीन कर लेते हैं, एवं अपनी आर्मी के बल पर, अपनी सेना के बल पर अपने रूल को स्थापित कर कर आगे चलते हैं। इस पॉलिसी को अशोका ने, इस भेरी घोष को अशोका ने धम घोष में तब्दील कर दिया था, यानी कि हमको किसी को डराना नहीं है, हमको धर्म का पालन करना है, हमको धम घोष को फॉलो करते हुए धीरे धीरे कल्चरली अपनी सांस्कृतिक विरासत को आसपास के राज्यों के अंदर फैलाना है, और उस सांस्कृतिक विरासत के बल पर ही उनको अपने राज्य के अंदर शामिल कर लेना है। तो यह पॉलिसी थी अशोका की, जिसको धम घोष के नाम से जाना जाता है। पहले वाली थी भेरी घोष, जिसको अशोका ने बदल दिया था। बाद में अशोका जो थे वो बुद्धिस्ट धर्म को अपना लेते हैं। मोगली पुत्र तिस, एक बुद्धिस्ट मोंक के इन्फ्लुएंस में आके, जिनका नाम था मोगली पुत्र तिस, उनके इन्फ्लुएंस में आके अशोका जो है वो बुद्ध बन जाते हैं। और अशोका के काल में ही थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वह 250 बीसी के अंदर पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। दोस्तों, कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर चल रहे हैं। हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी फैक्ट के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट बनाकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके साथ इसी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान अशोका जो है वह मिशनरीज यानी कि धर्म को फैलाने वाले लोग, बुद्ध धर्म को फैलाने वाले लोगों को भारत की सीमाओं से बाहर, श्रीलंका के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर, बर्मा के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, कई इलाकों के अंदर अशोका जो है वह अपनी मिशनरीज को, बुद्ध धर्म के जो फैलाव करने के लिए जो बुद्ध मोंग थे, उनको वह भेजना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे अशोका के कार्यकाल के अंदर ही बुद्ध धर्म भारत की सीमाओं से बाहर भी पॉपुलर होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अशोका बुद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया, जंग ना लड़ने का उन्होंने फैसला किया, परंतु अशोका एक्सट्रीम पैसिफिस्ट नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वह आने वाले समय में कोई जंग नहीं लड़ेंगे, परंतु इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने अपनी सेना को डिसबैंड कर दिया था, सेना को समाप्त कर दिया था। नहीं, अशोका की सेना जो थी वह ऐसे ही कार्य कर रही थी जैसे पहले कार्य करती थी, उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी पहले मौर्य वंश की सेनाएं शक्तिशाली थी। और ऐसा नहीं था कि कलिंग के युद्ध से इतना वो आहित हुए कि उन्होंने ना जंग लड़ने का फैसला लिया तो कलिंग को उन्होंने आजाद कर दिया हो। नहीं, कलिंग को उन्होंने आजाद नहीं किया। कलिंग उसके बाद भी मौर्यन सीमाओं के अधीन ही रहा, मौर्यन एम्पायर का पार्ट ही रहा, उसे अलग नहीं किया गया। ठीक है। इसके अलावा अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जो था वह 5 राज्यों में बांटा गया था। पहले राज्य का नाम था उत्तरपथ, अगले राज्य का नाम था अवंतीपथ, अगले राज्य का नाम था, तीसरे राज्य का नाम प्राचीपथ, फिर कलिंग, दक्षिणापथ। यह 5 राज्य थे। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है खैर, बट हाँ, अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान 5 राज्यों में पूरे के पूरे मौर्यन साम्राज्य को बांट दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मौर्यन इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। अब हमने 3 इंपॉर्टेंट राजा जो थे वो मौर्यन वंश के डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं और मौर्यन इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आयरन के टूल्स का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस आयरन के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, लोहे के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए मौर्यन वंश के लोगों ने अपने एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया था। इन लोहे के औजारों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया था। इसके साथ साथ ही इरिगेशन की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्थाएं भी स्थापित कर दी गई थी, जिसके चलते मौर्यन इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर के दम पर काफी ज्यादा ग्रो हुई। कई सारे नगर जो थे वो इस कार्यकाल के अंदर बसाए गए। इसके साथ साथ हम यह भी जानते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर लिखा गया था कि मौर्यन वंश के दौरान कई सारी फेमाइन भी पड़ी थी, कई बार सूखा भी पड़ा था,
और उस सूखे, उस फेमाइन से बचने के लिए, निपटने के लिए किस प्रकार के कदम राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को उठाने चाहिए, मौर्यन वंश के जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनको क्या कुछ करना चाहिए, यह सब कुछ भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर ही मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, एक है सोहगोड़ा इंस्क्रिप्शन, सोहगोड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, और दूसरी है महस्थाना इंस्क्रिप्शन। इन दोनों इंस्क्रिप्शन के अंदर यह लिखा गया है कि राज्य ने, मौर्य राज्य ने फेमाइन के दौरान क्या कुछ कदम उठाए और उन्होंने अपनी आम जनता को किस प्रकार से रिलीफ प्रोवाइड किया इस फेमाइन के दौरान। तो सोहगुड़ा एवं महस्थान इंस्क्रिप्शन जो है ये फेमाइन रिलीफ मेजर से डील करती हैं। अगला रहेगा टोल्स। मौर्यन वंश जो था वह अपने राज्य के अंदर जो लोग ट्रेड करने के लिए आते थे उन पर टैक्स लगाया करते थे, जिसको टोल कहा जाता था। और कोई भी कमोडिटीज जो शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर बेचने के लिए लेकर आई जा रही है, उसको बेचने से पहले आपको सरकार को टोल देना पड़ता था, यानी कि टैक्स कलेक्ट करना मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही सफल प्रयोग था। इसके साथ साथ जो जमीन मौर्यन वंश को बिलोंग करती थी, जो स्टेट को बिलोंग करती थी, जो राजा को बिलोंग करती थी, उस जमीन को सीता के नाम से जाना जाता था। इसके साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल एंड पीनल सिस्टम, यानी कि सिविल एंड क्रिमिनल जो सिस्टम था, सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो था वह काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। और अगर कोई व्यक्ति टैक्स इवेड करता था, अपना कर नहीं भरता था, तो उसको डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु दोष भी, उसको मृत्यु दंड भी उसको दे दिया जाता था। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट इनका सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था। इसके साथ साथ पंच मार्क्ड कॉइन्स जो थे वो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे, तो ज्यादातर चांदी के बने हुए होते थे, और इन्हीं को ही क्या कहते हैं, सामान को खरीदने के लिए मार्केट के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ मनी को ही इस्तेमाल किया जाता था ट्रेड करने के लिए, एवं टैक्स पे करने के लिए भी कैश में ही टैक्स कलेक्ट किया जाता था। और गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स थे उनको सैलरी भी कैश में ही दी जाती थी। कैश में ही टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, सैलरी भी कैश में ही दी जाएगी। इसके चलते जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह सुचारू रूप से चल रहा था। इसके अलावा सैलरीज जो थी वो 48,000 पाना से लेकर 60 पाना प्रति साल तक मौजूद थी, यानी कि कम से कम सैलरी जो थी वो 60 पाना थी और अधिकतम से अधिकतम सैलरी जो थी वो 48,000 पाना थी। यानी कि अधिकतम एवं न्यूनतम सैलरी के अंदर काफी ज्यादा अंतर था मौर्यन वंश के दौरान। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ वह लेबर जिनको मौर्य राज्य के अंदर हायर किया जाता था किसी कारखाने में काम करने के लिए या सीता जमीन पर काम करने के लिए, उनको कर्माकर बोला जाता था। इसके साथ साथ कुछ ऐसे काम थे जिनके ऊपर स्टेट मोनोपोली थी, यानी कि कुछ ऐसे इकोनॉमी के सेक्टर थे जिनके ऊपर कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता था, वह सिर्फ और सिर्फ सरकार के ही कंट्रोल में रहेंगे। जैसे कि माइनिंग आम इंसान नहीं कर सकते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कोई कलेक्ट नहीं कर सकता था, नमक का व्यापार कोई नहीं कर सकता था, एवं लिकर की सेल या लिकर की मैन्युफैक्चर करना यह भी सिर्फ स्टेट के कंट्रोल में था, एवं हथियारों को बनाना एवं मेटलर्जी करना, यानी कि लोहे को पिघलाकर या किसी भी मेटल को पिघलाकर अन्य किसी प्रकार के औजार बनाना, टूल बनाना, यह सब कुछ कार्य जो थे यह सरकार के ही कंट्रोल में थे, यह साम्राज्य के ही कंट्रोल में थे। आम लोगों को इन कामों को करने की इजाजत नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा मौर्यन सोसाइटी। मौर्यन सोसाइटी कैसी थी? हम जानते हैं कि मौर्य सोसाइटी जो थी वो 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम के अंदर डिवाइड हो चुकी थी, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इस सिस्टम में यह डिवाइड हो चुकी थी। इसके साथ साथ स्लेवरी यानी कि दास प्रथा भी काफी ज्यादा प्रेवलेंट थी, एग्जिस्ट करती थी यह सोसाइटी के अंदर। एवं इसके अलावा समाज जो था वह कई सारी जातियों एवं उपजातियों के अंदर विभाजित हो चुका था, एवं जो विवाह की व्यवस्था थी उसको वर्ण शंकर विवाह बोला जाता था। इंटर वर्ण शादियां एवं इंटर कास्ट शादियां दो प्रकार की हुआ करती थी। एक प्रकार की शादी को अनुलोम विवाह और दूसरी शादी को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। अनुलोम विवाह के अंदर अगर उच्च वर्ण का दूल्हा निम्न वर्ण की दुल्हन के साथ शादी कर रहा है जिसकी इजाजत थी, उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था। एवं प्रतिलोम विवाह जब दुल्हन जो है वो हायर वर्ण की है एवं दूल्हा जो है वो लोअर वर्ण का है, तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम कहा जाता था। ज्यादातर पक्षों में अनुलोम विवाह की इजाजत तो थी, परंतु प्रतिलोम विवाह की इजाजत जो थी वो ज्यादा पक्षों में नहीं मिलती थी।
इसके साथ साथ कौटिल्य ने 9 तरीके के स्लेव्स को मेंशन किया है कि 9 तरीके के दास मौर्य वंश के दौरान हुआ करते थे। और मेगस्थनीज की इंडिका के अंदर किसी प्रकार की दास प्रथा के बारे में मेंशन नहीं किया गया। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य वंश के दौरान कोई भी दास प्रथा प्रचलन के अंदर नहीं थी। यही कुछ डिबेट है जो मेगस्थनीज की इंडिका के अंदर है और अर्थशास्त्र के अंदर लिखी गई है। मेगस्थनीज ने भारत की दास प्रथा के बारे में ढंग से वो जान नहीं पाए, क्योंकि ग्रीक इलाके में जहां से वो आए थे वहां पर जिस प्रकार की दास प्रथा का प्रचलन था वह बहुत ही क्रूर प्रकार की दास प्रथा थी, परंतु भारत के अंदर मौर्य साम्राज्य के अंदर जो दास प्रथा थी वह क्रूर नहीं थी। ये भारत के अंदर मौर्य वंश के अंदर जो दास थे उनको अपनी इजाजत से शादी करने की परमिशन थी, उनको घर बसाने की, गृहस्थ जीवन में जाने की परमिशन थी। वो इतना क्रूर उनके साथ बर्ताव नहीं किया जाता था जितना ग्रीस के अंदर मेगस्थनीज जहां से आए थे वहां पर किया जाता था। तो इसलिए हो सकता है कि शायद उन्होंने भारत की दास प्रथा को पहचानने में गलती कर दी। इसके साथ साथ मेगस्थनीज के अनुसार समाज जो था भारत का वह 7 भागों में बटा हुआ था, जबकि भारत का समाज जो था वह 4 भागों में 4 वर्णों के अंदर बटा हुआ था, यह हम जानते हैं। तो यह भी कुछ कंट्रोवर्सी है मेगस्थनीज की इंडिका एवं अर्थशास्त्र के अंदर। इसके अलावा जातक कहानियों के अनुसार, जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर की कहानियां हैं, उनके अनुसार कुछ अनटचेबल लोग भी मौर्यन वंश के दौरान रहते थे, कुछ अछूत लोग भी मौर्यन वंश के दौरान रहते थे जिन्हें चंडाल, निषाद एवं शबर कहा जाता था, जिनको बहुत ही इनह्यूमनली ट्रीट किया जाता था। यह जातक कहानियों के अंदर मेंशन किया गया है। एवं महिलाओं की पोजीशन जो थी सोसाइटी के अंदर वह काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, डेटोरिएट हो चुकी थी और विडो रीमैरिज खत्म हो चुकी थी। एवं गनिकाज का इंस्टीट्यूशन यानी कि प्रोस्टिट्यूशन का इंस्टीट्यूशन जो था वो एक्सपेंड हो चुका था। और जितने आर्टिसंस हुआ करते थे, वो लोग जो अपनी हाथ से काम करते थे, जो लेबर किया करते थे, जो किसी प्रकार की क्राफ्ट के साथ जुड़े हुए थे, वह ज्यादातर शूद्र ही हुआ करते थे और उनको उनकी लेबर के बदले में बहुत ही कम सैलरी प्रोवाइड की जाती थी। इसके साथ साथ शूद्रों को जबरदस्ती फोर्स्ड लेबर भी करना पड़ता था राजा की जमीन के ऊपर, या किसी जो भी अपॉइंटीज हुआ करते थे, जो मिनिस्टर हुआ करते थे, जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग हुआ करते थे, उनकी जमीन पर फोर्स्ड लेबर भी उनको करना पड़ता था। और इस फोर्स्ड लेबर को विष्ठी के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यह थी मौर्यन सोसाइटी। तो इस वीडियो के अंदर हमने मौर्य वंश की इकोनॉमी, सोसाइटी और मौर्य वंश के 3 प्रमुख राजाओं के बारे में जाना। उनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। मैं आशा करता हूं कि आपने यह वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री एवं अन्य हिस्ट्री के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर आते रहें, तो लाइक और कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।